दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10 हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र देखेंगे। दोस्तों इस वर्ष आपके एग्जाम्स में हिंदी का सेम ऐसा ही पेपर आएगा, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और इस मॉडल प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्नों को शामिल किया गया है वे सभी प्रश्न परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रश्न पत्र के ऊपर अपना अनुक्रमांक लिखना होगा। इसके बाद नीचे नाम, मुद्रित पृष्ठों की संख्या 11 प्रश्न पत्र में कुल 11 पेज होंगे। 901 संकेतांक है 802 क्यू। वर्ष 2024, विषय हिंदी। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। पूर्णांक पूरे 70 अंक का होगा और 30 अंक का आपका प्रयोगात्मक होगा जो कि स्कूल से ही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों प्रश्न पत्र पर यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं, इसे भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला, सभी प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा, प्रश्न पत्र के 2 खंड अ और ब हैं, यानी यह प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित है, अ और ब। तीसरा देखिए, खंड अ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिसका उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देना है। जो आपका खंड अ है इसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट में गोला बनाकर देना है। चौथा देखिए, खंड म में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है जिसका उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। पांचवा निर्देश, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखते जाइएगा, इससे आप अपनी तैयारी भी जांच पाएंगे। और यहाँ जितने भी प्रश्न प्रस्तुत हैं सब वेरी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, जो आपका खंड अ होगा बहुविकल्पीय का इस प्रकार होगा। 20 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। इस प्रकार 20 अंक का खंड अ है। तो सबसे पहला प्रश्न, हिमालय की पुकार कृति के रचनाकार हैं। तो दोस्तों हिमालय की पुकार ऑप्शन सी जयप्रकाश भारती की कृति है, याद रखिएगा। दूसरा, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। तो दोस्तों ब्राह्मण पत्रिका के संपादक ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, याद रखना है। तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई? परमाल रासो, नहीं दोस्तों ये आदिकाल में लिखी गई। कामायनी, यह दोस्तों छायावादी रचना है। प्रेम माधुरी, यह भारतेंदु युग की है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रिय प्रवास, जो ऑप्शन सी में आपको यहाँ प्रिय प्रवास दिख रहा है, यह आपकी द्विवेदी युग की रचना है और इसके लेखक कवि हरिऔध जी हैं। चौथा प्रश्न देखिए, लोकायतन कृति के रचनाकार हैं। तो दोस्तों आपका लोकायतन कृति के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं। पांचवा प्रश्न, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? यहाँ आवारा मसीहा का विधा पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है और आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। छठा प्रश्न, एकांकी सम्राट किसे माना जाता है? तो दोस्तों राम कुमार वर्मा जी को एकांकी सम्राट माना जाता है। दोस्तों मैंने यह प्रश्न पत्र काफ़ी प्रयास और मेहनत के बाद तैयार किया है। इस प्रश्न पत्र में उन सभी प्रश्नों को ही शामिल किया है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। 7वां प्रश्न देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो दोस्तों तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ और इसके प्रकाशनकर्ता अज्ञेय जी हैं, संपादक, याद रखिएगा। 8 नंबर, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं।
तो दोस्तों 11 वर्ष का समय इस कहानी के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनकी लिखी गई कहानी है 11 वर्ष का समय। 9वां प्रश्न, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो दोस्तों रामचरितमानस में आपके कुल 7 कांड हैं और रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है। इसकी भाषा अवधी है। 10वां प्रश्न देखिए, श्रृंखला की कड़ियाँ कृति के रचनाकार हैं? तो दोस्तों श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा जी की कृति है, याद रखिएगा। 11वां प्रश्न, तो दोस्तों 1 से लेकर 10 तक आपका हिंदी साहित्य के विकास से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद 11 से आपके रस, छंद, अलंकार और हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण पर आधारित 10 प्रश्न होंगे 11 से लेकर 20 तक। तो देखिए 11वां प्रश्न, करुण रस का स्थायी भाव है? तो आपको याद रखना है करुण रस का स्थायी भाव शोक है, सिंपल सी बात। 12वां, मुख मयंक सम मंजू मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जहाँ सा, सम, से, सरिस ऐसा शब्द आए वहाँ पर आपका उपमा अलंकार हो जाता है। यहाँ मुख को चंद्रमा के समान सुंदर और मनोहर बताया जा रहा है, तो यहाँ पर आपका उत्तर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, उपमा अलंकार। 13वां नंबर, रोला किस प्रकार का छंद है? तो दोस्तों रोला के प्रत्येक चरण में बराबर मात्राएं होती हैं, तो यह आपका सममात्रिक छंद हो जाएगा, यानी बराबर मात्राओं वाली छंद, सममात्रिक छंद। 14 देखिए, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों अति और आचार, अति और आचार मिलकर संधि के नियम से अत्याचार लिखा गया है, तो यहाँ पर आपका अत्याचार में अति उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। 15 नंबर, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। 16 नंबर, कमल मुख में कौन सा समास है? तो देखिए यहाँ कमल मुख यानी कमल के समान मुख, एक पद उपमेय है दूसरा उपमान है, तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास होता है, ऑप्शन डी। 17 नंबर, परमार्थ का तत्सम रूप होगा, यानी परमार्थ का संस्कृत क्या होगा? स्वार्थ, निस्वार्थ, परमार्थ, परम अर्थ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा परमार्थ का तत्सम परमार्थ होता है। 18 नंबर देखिए, महौषधि में कौन सा संधि है? यड़, दीर्घ, अयादि, वृद्धि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महौषधि में महा, धन, औषधि, अ और औ मिलकर औ हो गया है, तो आ और औ मिलकर औ हो गया है, तो यहाँ पर आपका वृद्धि संधि। 19 नंबर देखिए, फलेह शब्द का विभक्ति एवं वचन है? तो दोस्तों फलेह शब्द तृतीया विभक्ति का एक वचन है, याद रखिएगा। 20वां, पठानी धातु का पुरुष एवं वचन होगा, पठानी का पुरुष पूछा है, तो दोस्तों यह आपका उत्तम पुरुष एक वचन होगा, पठानी, पठाओ, पठामह होता है, तो यहाँ पर पठानी उत्तम पुरुष एक वचन। अब दोस्तों यह आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हो गए। ये बहुत ही आसानी से आप यहाँ से चाहें तो 20 में 20 अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब हम खंड ब देखेंगे जो वर्णनात्मक प्रश्न है, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, वर्णनात्मक लिखाएगा। तो दोस्तों वर्णनात्मक प्रश्न का उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है यह देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक गद्यांश दिया हुआ है और इस पर आधारित यहाँ देखिए 3 प्रश्न हैं, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम गद्यांश को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्या है कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी युवती ममता सोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी,
उसका यौवन स्वर्ण के समान उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आँखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास के दुर्गपति चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा सब संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तो दोस्तों, इस गद्यांश को जब आप पढ़ें तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह किस पाठ से है, ममता से। क्योंकि यहाँ पर देखिए, ममता कहानी के मुख्य पात्र ममता ही है और ममता का नाम भी आ रहा है। तो दोस्तों, पाठ का नाम तो आपको समझ में आ गया, ममता कहानी। तो अब यहाँ प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत अवतरण के पाठ व लेखक का नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत अवतरण के पाठ का नाम ममता है व इसके लेखक कौन है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद। दूसरा प्रश्न देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यह तीनों प्रश्न 2-2 अंक के हैं। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हम देखते हैं रेखांकित अंश क्या है दोस्तों। तो देखिए, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी युवती ममता सोड़ के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। इसको आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी को पढ़ना है और अपने भाषा में लिख देना है। तो जैसे हम रेखांकित अंश में लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं उत्तर कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ, तो आप लिख देंगे बरामदे में, बैठी हुई एक युवती ममता सोन नदी के तेज और गंभीर बहाव को चुपचाप देख रही है। ममता एक विधवा स्त्री थी और उसका यौवन सोन नदी के तेज प्रवाह के समान ही वेग के साथ उमड़ रहा था। तो बस कुछ नहीं करना है, बस इसी को पढ़ना है और अपने भाषा में थोड़ा चेंज करके लिख देना है। मैं वादा करता हूँ आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तीसरा प्रश्न दोस्तों, दुर्गपति से ममता का क्या संबंध था? तो यहाँ देखिए, इसका उत्तर आपको इसी गद्यांश में देखना है। वह रोहतास के दुर्गपति चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। दुहिता यानी पुत्री। तो आप लिखेंगे दुर्गपति से ममता का संबंध पिता और पुत्री का था, या फिर सीधे ऐसे लिख दीजिए कि ममता दुर्गपति की इकलौती पुत्री थी। सिंपल सी बात। अथवा करके दोस्तों 2 प्रश्न आएंगे, दोनों में से किसी एक को आपको अपनी चॉइस अनुसार करना है। दूसरा भी हम देख लेते हैं, इससे आपकी तैयारी भी होगी, रिवीजन भी होगा। कि भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ के बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इतनी विभिन्नताओं को देखकर अपरिचित आदमी घबराकर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो दोस्तों, आपको कुछ याद आया कि भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले अगर पढ़े होंगे तो समझ गए होंगे कि यह पाठ है आपका भारतीय संस्कृति। तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम भारतीय संस्कृति है और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो आपको 2 नंबर तुरंत मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश देखिए दोस्तों, जिस तरह यहाँ के बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। तो आप इसी को घुमा फिरा कर ऐसे लिखेंगे कि भारतवर्ष में अनेक प्रकार की भाषा और बोलियाँ बोली जाती है। जिस तरह से हम भारत में बोले जाने वाली बोलियों की गिनती नहीं कर सकते, उसी तरह यहाँ अनेक अलग अलग धर्म और संप्रदायों के लोग भी रहते हैं, जिनकी गिनती करना कोई आसान कार्य नहीं है। फिर आगे आप लिख देंगे, इतनी विभिन्नताओं को देखकर अपरिचित आदमी घबराकर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। तो इसको आप ऐसे चेंज कर देंगे, ऐसे बदल कर लिखेंगे कि भारतवर्ष में इतनी विभिन्नताएं अलग अलग चीज़ों को देखकर
अगर कोई अपरिचित आदमी यह बोल पड़े कि यह भारत कोई एक देश नहीं है बल्कि इसमें कई छोटे छोटे देश हैं, यह कई देशों का समूह है, तो इसमें हमें आश्चर्य नहीं होनी चाहिए, बस पूरा नंबर मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, लेखक ने किसकी गिनती करना आसान नहीं कहा है? तो देखिए, लेखक ने भारत में, ऐसे लिखेंगे आप, लेखक ने भारत में निवास करने वाले भिन्न भिन्न धर्म के संप्रदायों की गिनती करना आसान नहीं कहा है। हो गया, उत्तर भी आपको यहीं मिल गया। अब दोस्तों दूसरा प्रश्न, पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न पूछा जाएगा। यह भी आपका 6 अंक का प्रश्न होगा। तीनों प्रश्न 2-2 अंक के हैं। तो देखिए, सबसे पहले पद्यांश देखिए। मैं अपनी सब गाई चरै हों, प्रात होत बल के संग जय हों, तेरे कहे न रह हों, ग्वाल बाल गायनी के भीतर नेखूं डर नहीं लागत, आजू न सो नंद दुहाई रैनी रहूँगे जागत, और ग्वाल सब गाई चरै हैं, मैं घर बैठे रहूँ, सूर श्याम तू सही रहो अब प्रात जान में दे हों। तो यहाँ देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो दोस्तों, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, माँ मैं सब गाय चराऊँगा, तो यह कौन सा पाठ है, याद आया? यह पाठ है आपका पद्य, और इसके कवि हैं सूरदास। तो अब इसका संदर्भ इस प्रकार लिखेंगे। पहले का उत्तर कि उपर्युक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से पद नामक शीर्षक से अवतरित है और इसके कवि सूरदास जी हैं। तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। दूसरा देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर रेखांकित अंश है कि सूर श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान में दे हों। तो आप इसका व्याख्या ऐसे करेंगे कि रेखांकित अंश में बालक श्री कृष्ण के गाय चराने की बालहट को सुनकर माँ यशोदा उन्हें भरोसा देते हुए कहती हैं कि सूर श्याम तुम सोई रहो अब, कि बालक कृष्ण अब रात हो गई, तुम सो जाओ, प्रात जान मैं दे हूँ, मैं तुम्हें सुबह वन में गाय चराने अवश्य जाने दूंगी। हो गया उत्तर दोस्तों। श्री कृष्ण माता यशोदा से क्या हट कर रहे हैं? तो श्री कृष्ण माता यशोदा से गाय चराने के लिए हट कर रहे हैं। अथवा करके दूसरा है, आप अपनी इच्छानुसार करेंगे दोनों में से किसी एक को। जैसे देखिए, पूरते निकसी रघुवीर बधु, हरि धीर दय मग में डग द्वे, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सुख गए मधुराधर वे, फिर बुझती है चलनो अब केतिक, परणकुटी करी हो कित हवे, तिय की लखी आतुरता पी की, अखिया अति चारु चली जल चुए। तो देखिए, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक व कवि का नाम लिखिए। दोस्तों, यह किस पाठ से है? आपको कुछ याद आ रहा है कि पूर्ते निकसी रघुवीर वधु की नगर से निकलकर श्री राम की वधु अर्थात सीता जी धैर्य धारण करके मार्ग में 2 कदम चलती हैं। तो यह है आपका धनुष भंग। धनुष भंग का जो दूसरा वाला कविता है वन पथ पर, वहाँ से यह छंद आया है। तो आप लिखेंगे उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक का नाम वन पथ पर है और कवि का नाम तुलसीदास जी है। रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए दोस्तों कि तिय की लखी आतुरता, पिय की अखिया अति चारु चली जल चुए। यह रेखांकित अंश यहाँ मिसप्रिंट हुआ है। तो आप कह देंगे कि सीता की तिय की लखी आतुरता, तिय यानी सीता की लखी आतुरता, व्याकुलता को देखकर पिय की यानी श्री राम की अखिया, श्री राम की आँखों से अति चारु जो बहुत सुंदर हैं। ऐसे कर सकते हैं कि सीता जी की व्याकुलता को देखकर श्री राम के अति सुंदर नेत्रों से चली जल चुए यानी आंसुओं की बूंद गिरने लगती है। तो यह आपका हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। अब सीता को व्याकुल देखकर श्री राम की क्या स्थिति हो गई? साधारण सा प्रश्न है। आप लिखेंगे सीता को व्याकुल देखकर श्री राम के नेत्रों से आंसू की धार बहने लगी, जैसा कि यहाँ पर आपने अभी समझा था। तो ये आपका पद्यांश हुआ दोस्तों। अब तीसरे नंबर पर
संस्कृत गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद करना है। तो देखिए, सबसे पहले एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषाया सच केंद्र स्थलम अस्ति इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। मुगल युवराजः दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकोरत्। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। तो दोस्तों, यह किस पाठ से है? यह आपका संस्कृत परिचायिका का जो प्रथम पाठ है वाराणसी से है, वहाँ से यह संस्कृत गद्यांश आया है। तो आप इसका संदर्भ सहित वाक्य हिंदी अनुवाद करना है। तो सबसे पहले आप संदर्भ डालेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसके तो लेखक नहीं होते, बस पाठ का नाम आपको संदर्भ में बताना है। अब हिंदी अनुवाद क्या करेंगे कि यह नगर भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहाँ की संस्कृत साहित्य का आलोक सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दाराशिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। वह इसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि इसके उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। तो इस प्रकार आप संस्कृत गद्यांश का हिंदी अनुवाद करेंगे अथवा करके। यहाँ पर भी है, जैसे देखिए, नागरिकः बहुकालं यावत् अचिन्तयत् परम प्रेहलिकाम् उत्तरं दातुं समर्थः न अभवत् अतः ग्रामीणम् अवदत् अहम् अस्याः प्रेहलिकायाः उत्तरं न जानामि। इदं श्रुत्वा ग्रामीणः कथयत् यदि भवान् उत्तरं न जानति तर्हि ददातु 10 रूप्यकाणि। अतः मलान मुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रूप्यकाणि ददाति। तो देखिए दोस्तों, यह आपका प्रबुद्धो ग्रामीणः नामक पाठ से है। तो इसका संदर्भ ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से प्रबुद्धो ग्रामीणः नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद क्या करेंगे दोस्तों कि नागरिक बहुत देर तक सोचता रहा किंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीण से बोला, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। यह सुनकर ग्रामीण कहता है, यदि आप उत्तर नहीं जानते तो 10 रुपये दीजिए। अतः खिन्न मुख वाला नागरिक शर्त के अनुसार 10 रुपये दिया। अब दोस्तों, चौथा प्रश्न, दिए गए संस्कृत पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। यहाँ पर संस्कृत पद्यांश है दोनों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। तो देखिए, बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। तो इसका संदर्भ क्या होगा? किस पाठ से है यह श्लोक? तो दोस्तों, यह पद्यांश आपका वीरः वीरण पूज्यते नामक पाठ से है। तो आप लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से वीरः वीरण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। सिंपल सा। फिर इसके बाद हिंदी अनुवाद करेंगे कि बंधन हो या मरण हो, जय हो या पराजय हो, वीर दोनों स्थिति में समान होते हैं। वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। अथवा करके दोस्तों, अपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखा स्फोट वक्ता च यो जानति स पंडितः। तो यह आपका प्रबुद्धो ग्रामीणः से ही है कि अपदो दुर्गामी च, बिना पैरों का है लेकिन दूरगामी, दूर तक जाता है। साक्षरो न च पंडितः, अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है। अमुखा स्फुट वक्ता, बिना मुख का है किंतु स्पष्ट बोलता है। यो जानती स पंडित, और जो जानता है वही पंडित है। तो यह आपका हिंदी अनुवाद हो गया। अब 5वां प्रश्न देखिए, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखिए दोस्तों, आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य निर्धारित है यह पता करके आप तैयार कर लीजिएगा। आपके ज़िले में जो निर्धारित है उसी को आप पढ़िएगा। हमारे ज़िले सोनभद्र के लिए ज्योति जवाहर खंड काव्य निर्धारित है। तो मैं यहाँ पर ज्योति जवाहर खंड काव्य का यहाँ प्रश्न रख दिया हूँ, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। छठा देखिए क्या आएगा, निम्नलिखित में से, छठा में का देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी एक रचना लिखिए।
3 नंबर जीवन परिचय के लिए और 2 नंबर आपको रचना लिखने पर मिलेगा। 5 अंक का प्रश्न होगा। तो रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना है। ख में निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय और उनकी एक रचना लिखिए। प्रश्न छठा के क में आपको लेखक का जीवन परिचय लिखना है और ख में कवि का। तो यहाँ पर विकल्प हैं आपके सामने, रसखान, तुलसीदास, बिहारी। इनमें से किसी एक कवि का जीवन परिचय और उनकी एक रचना का नाम लिखते हैं आप, तो 5 नंबर मिल जाएगा। 7वां देखिए दोस्तों, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। देखिए 100% आना ही आना है। आप 2 पंक्ति का श्लोक कम से कम याद कर लीजिएगा। चाहे तो वाराणसी वाले यहाँ लिख सकते हैं, मरणम मंगलम यत्र विभूति से चेत भूषणम कौपीनम यत्र कौश्यम सा काशी के नोपमायते। आपको 2 नंबर मिल गया। 8वां देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो जैसे पहला क्या कह रहा है, बीरह केन पूज्यते, तो बीरह बीरेड़ पूज्यते, यानी वीर की पूजा कौन करता है, तो आप लिखेंगे बीरह बीरेड़ पूज्यते, वीर की पूजा वीर ही करता है। दूसरा, चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथयत, चंद्रशेखर स्वनाम आजाद अकथयत, आजादः। ग वाराणसी कस्या भाषायाः केंद्रम अस्ति, तो हो जाएगा इसको उत्तर वाराणसी की संस्कृत भाषायाः केंद्रम अस्ति। प्रश्न पूछ रहा है वाराणसी किस भाषा का केंद्र है, तो आप लिखेंगे वाराणसी संस्कृत भाषा का केंद्र है। 9वां देखिए, इस बार नया नया शामिल हुआ है पत्र लेखन। इससे पूर्व में पत्र लेखन 10वीं में नहीं आता था, लेकिन इस बार आएगा। जैसे यहाँ 2 ऑप्शन है, दोनों में से किसी एक पर आपको पत्र लिखना है। जैसे शुल्क मुक्ति हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, 4 अंक का है। या फिर नगर की साफ सफाई हेतु नगर निगम को पत्र लिखिए। इन दोनों में से किसी एक विषय पर आपको पत्र लिखना है। लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर का आपका निबंध आएगा, कुल 7 अंक का। जैसे विकल्प यहाँ है, यदि मैं प्रधानाचार्य होता, बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान, विज्ञान, वरदान या अभिशाप। तो आप अपनी इच्छानुसार जो आपको लगे कि आप बेहतर लिख सकते हैं, आप किसी एक विषय पर निबंध लिख देंगे। तो दोस्तों यह रहा आपका 2024 का मॉडल पेपर। सेम ऐसा ही पेपर इस बार के बोर्ड परीक्षा में आएगा।